नमस्कार। मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से, और अफसोस की बात है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। कारण ये था कि मैं एक लंबे समय से बहुत सीवियर बीमारी से नहीं, लेकिन फिर भी मैं बीमार रहा। उस बीमारी के क्रम में जो हमें करना चाहिए था वो कर सकने के लायक नहीं था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा दूर चला गया था। लेकिन मित्रों, बरेपा चैनल आपका चैनल है और ख़ास करके हमारे बच्चों का चैनल है, मेरा चैनल है, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकता हूँ। तबीयत में सुधार हुई है तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और एक परिस्थिति भी, जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति ने मुझे झकझोरा है। आप और लंबे समय तक के बीमार नहीं रह सकते, या वीडियो बना भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं बनाने के मूड में क्यों रहिएगा, कुछ ऐसा मुझे खुद को फील हुआ, लगा। और ये बातें इसलिए लगी कि देश के अंदर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखने के बाद मुझे लगने लगा कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, कुछ कहना चाहिए आपसे, कुछ कहने की आवश्यकता है। अभी जो देश के अंदर कुछ घटनाएं घटी, जिसमें लगभग 3 महीनों से ऊपर भारतीय किसान आंदोलन के हो गए। भारत का किसान दिल्ली संसद में जाने के मूड में घर से निकल करके आज दिल्ली बॉर्डर पर 3 महीनों से रोक दिए गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है आप सब लोग जानते हैं। 3 काले कानून। संसद में भाजपा के लोग पूछते हैं कि इसमें काला क्या है, जबकि साफ साफ बता दिया गया कि मुझे ये तोहफा चाहिए ही नहीं, तो आप ज़बरदस्ती यह तोहफा दे क्यों रहे हैं। काला हो या लाल हो या पीला हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं चाहिए, और आप इसे वापस ले लीजिए। वापस नहीं लेने के क्रम में आज 3 महीनों से सारे के सारे भारत के किसान दिल्ली के चारों तरफ, टिकरी बॉर्डर, ये उत्तर प्रदेश वाला बॉर्डर, हरियाणा वाला बॉर्डर, सब जो है एकदम छेके हुए हैं किसान, लेकिन घर नहीं जा रहे हैं। और सरकार इतनी बहरी हो गई है, इतनी लाचार हो गई है, बहरी नहीं कहिए, लाचार हो गई है कि किसानों से बात करने की अब उनके पास असमंजस की स्थिति है। क्या बात करें, क्या नहीं करें। दूसरी घटना, आपको मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले 2 दिनों का पूरे भारत में बैंक कर्मियों ने हड़ताल किया, और उन्हें इस बात का डर था कि हमारी नौकरी चली जाएगी, जाने वाली है। बैंकों का एक दूसरे बैंकों के साथ मर्जन करने की जो कोशिश है गवर्नमेंट की, तो बैंक की शाखाएं समाप्त होगी, तो जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको या तो VRS दे दिया जाएगा या ज़बरदस्ती हटा दिया जा सकता है। नहीं चाहिए मुझे। एक ये बात। दूसरी, जो भारतीय जीवन बीमा से संबंधित जितने लोग थे, उन लोगों का लगातार आंदोलन चल रहा है, वो सड़कों पे हैं। उन्हें भी प्राइवेटाइजेशन के सवाल पे उनको निकाल बाहर करने का डर है।
इसलिए अपने काम को छोड़ करके और वो जो है सड़क पे आ गए। उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। जैसे 26 तारीख का पूरा भारत बंद, सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि भारत बंद कहाँ हुआ, लेकिन ये गोदी मीडिया ये बता रही है कि भारत पूरा बंद नहीं हुआ, जबकि सोशल मीडिया और भी तमाम लोग जो विभिन्न चैनलों से, विभिन्न न्यूज़ों से न्यूज़ प्राप्त कर रहे हैं, उसने देखा पूरा भारत बंद। 23 मार्च भगत सिंह शहादत दिवस के दिन बिहार के विधानसभा में जो घटनाएं घटी उसको भी आपने देखा। एक विशेष पुलिस बिल के खिलाफ विधानसभा के अंदर विरोधी दल का विरोध और उसमें पुलिस का इंटरफेरेंस और उसके बाद पुलिस के द्वारा विधायकों की पिटाई, इस कदर विधायकों की पिटाई की गई, महिलाओं की खिंचाई की गई, जो शर्मनाक स्थिति पैदा करती है। मित्रों, मैं जो ये उदाहरण दिया, इतनी घटनाएं हो रही है। अभी अभी पंजाब में एक खबर आई, संजय तोमर या अजय तोमर नाम का एक एमपी भाजपा का, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। वहाँ के लोगों ने इस कदर उनसे सवाल करने लगे और सवाल का जवाब नहीं मिलने पर उनकी टोटल कपड़ा, कमीज, पैजामा तक के खोल करके रख दिया, फाड़ दिया लोगों ने, एकदम नंग धरंग हो गए। ये जो है हमारे देश के जो सिनारियो भी बन रहे हैं, इससे मैं इन पॉइंट्स पे आपसे बारी बारी से चर्चा नहीं करने के लिए आपके सामने आया हूँ, बल्कि निचोड़ में मैं बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर एक अजीब किस्म की कुलबुलाहट है। देश के अंदर एक अजीब किस्म की एक अजीब धारा चल रही है हुकूमत के विरुद्ध। मैं आपसे इसी पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। यही मेरा पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और ख़ास करके मैं वैसे लोगों से बात करता हूँ, कर सकता हूँ, 2-3 उसमें सेक्टर हैं। एक तो एकदम साफ साफ भारत का छात्र नौजवान है जिन्हें अब नौकरी नहीं मिलने जा रही। इस हुकूमत के पास नौकरी नहीं है। उसके बाद दूसरा तबका जो पढ़ा लिखा हुआ प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहता हूँ। और तीसरा जो आम जनमानस के अंदर जो पॉलिटिक्स करने की सलाहियत है, जो सिर्फ चुनाव में पॉलिटिक्स करते हैं, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। तो पहले मैं जो आम जनमानस जो सिर्फ चुनाव में पॉलिटिक्स करते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदायवाद के नाम पे, अब तो बिहारी, बंगाली और महाराष्ट्रियन की बात छोड़िए, मराठी की बात छोड़िए, अब तो ये हो रही है, ये बाहरी है, ये दूसरे जगह का है। अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी एक सीएम कैंडिडेट है, लेकिन उसको ये कहा जा रहा है कि बाहरी कैंडिडेट है और शुभेंदु अधिकारी लोकल है, उसको वोट।
समस्याएं गौन है। ममता बनर्जी भी नहीं बता रही है कि मैं कितने लोगों को रोजगार दूंगी, कितने कल कारखाने बैठाऊंगी, कितने हम प्राइस कम करेंगे। ये सारी चीजें जो जन सवालों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको उठा नहीं रही है। सोनार बांग्ला खेला होवे, अजीब अजीब बातें। ये कह रहे हैं विकास होगा। अरे भैया, आप क्या विकास कीजिएगा? अब विकास तो बड़ा होते होते बूढ़ा होने जा रहा है। देश के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एक लड़का विकास 1947 में पैदा हुआ 15 अगस्त को, और वहाँ से लेकर के आज 70 से ज़्यादा उम्र का हो गया। यहाँ तो बूढ़ा हो गया विकास, और आप विकास पे राजनीति कर रहे हैं। आज चारों तरफ विकास ध्वस्त हो चुका है। जितना विकास का नाम लेते हैं उतनी विकास छोटा हो जा रहा है, बूढ़ा हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? ये जो कल कारखानों में मिडिल क्लास, ये जो प्राइवेट सेक्शन में काम करते हैं, सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो थोड़ा अपने को घर परिवार समाज से थोड़ा अलग हट के रहते हैं, आज उनकी दशा खराब होने वाली है। और वो अब सड़क पे आ रहे हैं, लेकिन वो भी ये कह के आ रहे हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है। मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूं कि भाई, आपका तो जो ये प्रॉब्लम आया है विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल है, विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल है। आप पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते? आप बैंक के लोग हैं तो किसानों के साथ नहीं जा सकते, आप विद्यार्थियों के साथ नहीं जा सकते, आप जनता के सवालों के साथ नहीं जुट सकते, तो अकेले लड़ लीजिएगा अपनी लड़ाई। क्या निकाल बाहर कर दिए जाइएगा, और निकाल बाहर होने के कगार पे आप खड़े हैं। इसलिए मित्रों, आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर जो भी लड़ाइयाँ हो रही है उस लड़ाइयों में आप शामिल होइए, अलग मत रहिए, मुगालते में मत रहिए कि हम जो है समझ लेंगे सरकार से। आप सब सरकार से नहीं समझ सकते। भारत का इतना बड़ा किसान जनमत, और उसको देख रहे हैं पैरों के तले रौंदे जा रहे हैं। जाइए जरा सा बॉर्डर पे देखिए किसानों की दशा, तब पता चलेगी आपको। और आप मुट्ठी भर होकर के और लड़ लीजिएगा, निकाल दिए जाइएगा सीधे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि समाज के अंदर जहां कहीं भी सरकार के सिस्टमों के विरुद्ध लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के खिलाफ में आप उनके साथ खड़ा होइए। आप होना नहीं चाहते, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। दूसरी बात, जो प्रमुख भारत का एक तबका है, छात्र और नौजवान, जिसके अंदर यौवन है, मदमस्त जवानी है, शिक्षा से लबरेज है, तबरेज है, उन लोगों के पास आता हूं। मैं उनसे खास बात करूंगा। दोस्तों, आप विद्यार्थी हैं, आप छात्र हैं, पढ़ते लिखते हैं, आपके माता पिता अपनी खून पसीना की कमाई आपके पढ़ाई पे खर्च करते हैं, कहीं कहीं ज़मीन बेच करके आपके पीछे लगा देते हैं। कोटा से लेकर के भारत के प्रमुख जगहों पर प्राइवेट सेक्टर में आपको परीक्षाएं पास करने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजते हैं। कितना मेहनत करते हैं वो आपके माता पिता। लेकिन
अगर आप परीक्षाएं पास ना करें तो कितनी दुख होगी आपके माता पिता को। और सबसे बड़ी खराब स्थिति तो उनकी होगी जो आपके सहयोग में लगे थे। आप इसके बारे में नहीं सोचते। फिर इसके कारण क्या है, इसके बारे में आप नहीं ढूंढना चाहेंगे कारण को। मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा और आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आपने केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, मैथ्स पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, सारा चीज़ पढ़ा, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स को नहीं पढ़ा। इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, भारतीय राजनीति क्या है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और मैं कुछ हिंट्स दे सकता हूं, चूंकि आप ही वो कर्णधार हैं, आप ही का वो कंधा है जिस कंधे पे आप देश की जुआ को खींच करके ले जा सकते हैं। अगर आज आप नहीं खींचेंगे तो आपका आने वाला जनरेशन, आपके बाल बच्चे एक दिन आपसे पूछेंगे, चूंकि उनकी अवस्था और दयनीय हो जाएगी। आज तो आप 100 में एक कहीं कहीं नजर आ जाएंगे कुछ कुछ पोस्ट में। अब तो सुनने में आ रहा है कि 1000 में एक, इसलिए कि नौकरियां गायब हो गई। सारा का सारा जो है निजीकरण हो गया, और निजीकरण की दौर काफी तेजी से चल रही है। तो निजीकरण और सरकारी नौकरी में आपको तो अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। निजीकरण का मतलब है कि आप एक मालिक के अंदर में काम करेंगे, और सरकारीकरण का मतलब जो अब तक था, सरकार के अंदर में काम करेंगे। साफ साफ तो बात है। लेकिन एक दौर आएगा कि आपके बाल बच्चों को निजीकरण वाला सेक्टर में भी जगह नहीं मिलेगी। तो वो तो पूछेंगे आपसे कि अब मैं क्या करूं पापा, मैं तो इंजीनियरिंग कर चुका हूं। आज भी आप पूछते हैं अपने पापा से, अपने माता पिता से। इससे भी जघन्य और खतरनाक स्थिति 20 साल के बाद रहेगी, जब आपके बाल बच्चे बड़े होंगे। उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, कोई रोजगार धंधा नहीं कर पाएंगे। सारे के सारे रोजगार धंधा में बड़े बड़े कारपोरेट आ जाएंगे। मैं स्वयं लकड़ी का धंधा करता हूं, लेकिन जो लकड़ी के धंधा करने वाले आज के लोग हैं जिस इलाके में मैं काम करता हूं, वहां अगर एक कारपोरेट आकर के बैठ जाएगा, सारा का सारा जो लकड़ी का धंधा कर रहा है खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे। तो जवाब क्या दीजिएगा आप अपने बाल बच्चों को? खुदा न खास्ते कहीं आपका बेटा पूछ देगा कि पापा आप तो इतना पढ़े लिखे थे, आपके समय में भी तो ये समस्या आई होगी, तो आप इस समस्या के खिलाफ कुछ नहीं किए, झुनझुन्ना बजा रहे थे। अगर आप कुछ किए हुए होते तो हो सकता है कि कुछ दूसरी फिगर होती देश की, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। बस वही किए कि हर 5 साल के बाद चुनाव होती है और चुनाव में मुद्दे गायब हो जाते हैं, जनता का सवाल गायब हो जाता है। भूखमरी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, अशिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, सड़क का सवाल, नौकरी का सवाल, ये सब कैसे हुआ? आखिर ये कब तक आपने इसको झेला नहीं? बताइए मैं क्या करूं? मैंने भगत सिंह को पढ़ा है पापा, उन्होंने समाजवाद की बात कही थी, तो पिताजी बोले कि समाजवाद की बात मत करो, बड़ा खतरनाक सिस्टम है। तो बेटा बोलेगा कि तब पूंजीवाद की बात करूं, पूंजीवाद ने तो यहां लाके रख दिया।
आज़ादी के बाद जो पूंजीवाद आई, 70 पार करते करते पूरे देश का हालत बिगड़ गया। समाजवाद को भी तो एक बार देख लेते हैं। बाप को मालूम नहीं, शिक्षक को मालूम नहीं, या जान के अनजान बन रहे हैं। या हो सकता है कि भारत में समाजवादियों का, लाल झंडा वालों का जो दुर्दशा देखने को मिली, इस आधार पर भी कह सकते हैं। इसलिए कि एक सच्चाई तो ये भी है कि 1925 में बनी हुई आरएसएस और उसका चेला भारत की सत्ता पर है, और 1925 में बनी हुई भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एरिया रगड़ रहा है। क्यों कम्युनिस्ट भाइयों, लाल झंडा वाले मित्रों, आपने इतना भी नहीं कर सके भारत में कि समाजवाद क्या होता है और पूंजीवाद क्या होता है, ये बता नहीं पाए। मैं बताता हूं, मेरे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मेरे बेटे, मेरे भाई, कि समाजवाद वह व्यवस्था है जहां प्रोडक्शन प्रॉफिट के लिए होता है, मालिकाना प्रॉफिट। जो कल कारखाना लगाएगा उस कल कारखाना का मालिक रहेगा और उसका सारा सारा प्रॉफिट, लाभ, मुनाफा एक मालिक के हाथ में जाएगा और मजदूर को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, दाल रोटी के अलावे कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरे दुनिया में आज पूंजीवादी देशों का यही हश्र है। और ये पूंजीवाद इतनी बढ़ते अमीरी और गरीबी की खाई पैदा की है कि इस अमीरी का एक पक्ष और गरीबी का एक पक्ष, बीच में जो खाई है, अब ये सिस्टम उसमें डूब मरना चाह रही है। हमारे भारत पर दुनिया के बहुत सारे, वर्ल्ड बैंक और क्या क्या दुनिया के बहुत सारे देशों का कर्जा इतना लादा गया है कि कर्ज वसूल करने में इनसे पार नहीं पाया जा रहा है। अब सोचिए कि दुनिया का कर्ज चुकाने के लिए ये एकदम टोटल निजीकरण की ओर जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं और अपना खर्च भी चला रहे हैं। पेट्रोल के बारे में आपने सुना होगा, पेट्रोल के खानों से जितनी सस्ती पेट्रोलें निकल रही है और भारत में जितनी सस्ती आ रही है, टैक्स के माध्यम से। आप टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, इससे भरपाई कर रहे हैं दो चीज, एक अपनी ऐशो आराम की जिंदगी और दूसरी दुनिया से लिया गया कर्जा का सूद। कर्जा नहीं भी भर रहे हैं, सूद भर रहे हैं। कितना खतरनाक बात है। और उसमें आप इस व्यवस्था में उम्मीद बनाए बैठे हैं, आप उम्मीद बनाए बैठे हैं कि मैं भी जी लूंगा, आने वाला जनरेशन मजे में जी लेगा। हो सकता है जो गुजरा हुआ भी जनरेशन है, जो मेरे उम्र के होंगे, 60 साल मैं हो चुका हूं, वो भी संकट झेले हैं। तो ये 3 पुश्ते जो आपके नजर के सामने है कि जो संकट झेला है, तो कम से कम आप तो नौजवान हैं। आपका ये भारत भूमि भगत सिंह का मुल्क रहा है, नौजवान थे भगत सिंह। आपका भारत भूमि राजगुरु सुखदेव की भूमि रही है, बिस्मिल्लाह खां की भूमि रही है, राम प्रसाद बिस्मिल की भूमि रही है, लाहिरी की भूमि रही है। भूल गए इन चीज़ों को? हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा झांक करके देखिए, आपको नजर आएगा।
नजर आएगा कि आखिर उनके इसमें क्या कमी थी कि वो स्वतंत्रता की आग में कूद करके अंग्रेजों को किसी भी कीमत पे भगाना चाहते थे। इसलिए कि आने वाला भारत एक खुशहाल भारत होगा, एक नजीब पैदा करेगा दुनिया के अंदर, लेकिन ये तो कर्जदार हो गया। जो शासक है यहाँ का, दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं तो गजीब गजीब किस्म का विरोध हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस मनाने गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश, मालूम है आपको? ये गोदी मीडिया कहीं नहीं दिखाया, कुछ नहीं ना बताया। पूरे बांग्लादेश में लाखों लोग सड़क पे आकर के और कह रहे थे मोदी गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू इंडिया। और इस तरीके से मोदी की बेइज्जती हुई और भारत का मीडिया भारत के लोगों को इसलिए नहीं दिखाया कि हम मोदी का तो गुणगान करने वाले लोग हैं। आइए मोदी का निगेटिव पोर्शन है, यानी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मुझे भी दुख होता अगर पहली बार मैं सुनता तो, कि हमारे देश के प्रधान को ये बेहुरमती झेलनी पड़ी। अगर इनकी कैरेक्टर अच्छी होती तो, कि नहीं तो अपने कैरेक्टर पे अपने ही धब्बा लगा लिए हैं, अपने ही पैर पे अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। थोड़ी सी भी इनके, चूंकि व्यवस्था पूंजीवाद का है और इन्हें इसी पूंजीवाद को जिंदा रखना है। जब तक ये सत्ता में रहेंगे पूंजीवाद को चलाने के लिए निजीकरण का जो इनका गति है उसको थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लगाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं सेकेंड हैंड थोड़ा समाजवाद का भी चर्चा कर लूँ। मैंने पूंजीवाद का जो बताया था कि पूंजीवादी सिस्टम में प्रोडक्शन होगी, उत्पादन होंगे, कल कारखाने रहेंगे, लेकिन उसमें जो उत्पादित वस्तुएं होगी, उत्पादित सेवाएं होगी, उसका मालिक उस कारखाने का आदमी होगा, उस संस्था का आदमी होगा। और जो काम करने वाले होंगे उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, उनकी थोड़ी सी सैलरी, थोड़ी सी मेहनताना दिया जाएगा, जिससे उनके पूरे बाल बच्चों का भी परवरिश नहीं होगा, किसी तरीक़ा से खाना पीना चलेगा। ये हमारे देश का पूंजीवादी सिस्टम है। बोलिए, और मैं समाजवाद की बात थोड़ा सा कर देता हूं। कदापि नहीं पूछना कि क्या दुनिया में ऐसा कहीं कोई मंजर हुआ है, क्या अभी कोई दुनिया में ऐसा है का? तो मैं इसके पहले आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये आपके हाथों में है कि आप ऐसा मंजर पैदा कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जो समाजवाद का सिस्टम है वो प्रोडक्शन फॉर ऑल, उत्पादन सब के लिए। अगर हमारे मुल्क में 135 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें साइकिल चलाने की जितने लोगों की कुव्वत है उन तमाम लोगों के लिए साइकिल बनेगी। जितने कपड़ों की ज़रूरत है उन तमाम लोगों के लिए कपड़े बनेंगे। खाने की जितनी ज़रूरत है अन्न की, उतनी अन्न पैदा होंगे। ये है समाजवाद का मूल लाइन। भारत में इस 70 सालों में ऐसा क्यों नहीं कोई किसी ने सोचा? और आज़ादी के बाद तो सोचा भी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे। आपको मैं बता देता हूं कि आज़ादी की लड़ाई में तो 90% जो योद्धा थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सब लोग 90% लोग सोच रहे थे। लेकिन लंबी दूरी इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ।
लेकिन एक बात बता दूं कि गांधी ने एकदम आगे आकर के रोका कि मैं सोशलिज्म की ओर नहीं जाना चाहता। कैपिटलिज्म इज द बेस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेस्ट, ऐसा करके गांधी ने रोका और उसका नतीजा आज झेल रहे हैं। इसलिए मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप इन चीज़ों को समझिए। लंबा समय मैं नहीं लेना चाहता, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी है, लेकिन अब मैं आपसे जो मेरे अंदर की बात है, मेरी ज़रूरत है आपके सामने आने का, पूरा कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को रोकूं नहीं, आपके पास पहुंचाऊं। इसलिए मैं एक स्लोगन दूंगा, उस स्लोगन को आप नोट करें। पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति जिंदाबाद। अगर आप समाजवाद के तरफ नहीं जाएंगे, समाजवाद को नहीं जानेंगे, ठीक है, बहुत लोगों के सामने समाजवाद की कोई रूपरेखा नहीं आई है, लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप समाजवाद की परिकल्पना को ज़रा समझें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मटेरियल हैं, बुक स्टॉल पे जाएं, सब कुछ मिलेगा। अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया, आप वहाँ भी जाएंगे मिलेगा। अब तो सीधे गूगल पे जाइए, वहाँ मिलेगा, सब मिलेगा। अंत में मैं 31 मार्च को आपके सामने रूबरू हूँ। पखवाड़ा होता है किसी महान हस्ती के जन्मदिन या शहादत दिवस को याद करने का, पखवाड़ा नहीं हुआ है। मैं भगत सिंह को याद करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगत सिंह के बारे में आप जानें। भगत सिंह एक माने मिसाल नौजवान, यौवन से भरपूर, ये बसंत का महीना, मेरा रंग दे बसंती चोला। लेकिन आप इस बसंत में कर क्या रहे हैं? इस बसंत में या तो आध्यात्मिक होली और चैत, या नहीं तो वर्गर गंदी चैत और होली का आनंद ले रहे हैं। और वो बसंती चोला खत्म हो गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, वो सब खत्म हो गया। नहीं मित्रों, सब खत्म नहीं हुआ है। ये जो पिछले मैं कुछ घटनाओं का जिक्र किया, उस घटनाओं में वो सरफरोशी और बसंती यौवन का मादकता लिया हुआ चेहरा तो नजर आया, लेकिन मार्ग की कमी है। रास्ते को ढूंढना पड़ेगा आपको। और मैं समझता हूं कि अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो रास्ता मिलेगा। और उसका एकमात्र सहारा हमारे मुल्क में भगत सिंह हैं। भगत सिंह के मार्ग पे चलने वाले अनेकों लोग इस देश में आज भी हैं। ढूंढिएगा तो मिलेगा। चलिए, थोड़ा लंबा समय ले लिया, लेकिन एक गीत भगत सिंह पे हमारे मित्र ने गाया है, उस गीत को जरूर सुने। वो गीत प्रस्तुत है आपके सामने, आप उस गीत को जरूर सुने। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा,
भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। दुनिया का जो पेट भरे आत्महत्या करता है, आत्महत्या करता है, आत्महत्या करता है। सड़कों पे दम तोड़ रहा जो दौलत पैदा करता है। सड़कों पे दम तोड़ रहा जो दौलत पैदा करता है। लूट लिया सेठों ने सारा, लूट लिया सेठों ने सारा फल आजादी का। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। देश प्रेम बलिदान के सारे आदर्शों को भुला रहे, आदर्शों को भुला रहे, आदर्शों को भुला रहे। खाओ पियो मौज करो ये नौजवानों को सिखा रहे। खाओ पियो मौज करो ये नौजवानों को सिखा रहे। नैतिक पतन की दलदल में, नैतिक पतन की दलदल में देश दिया है फंसा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। तूने छेड़ी जंग देश से शोषण जुल्म मिटाने की, शोषण जुल्म मिटाने की, शोषण जुल्म मिटाने की। इनकी चाल रही समझौते से सत्ता हथियाने की। इनकी चाल रही समझौते से सत्ता हथियाने की। राज थोप दिया जनता पे, राज थोप दिया जनता पे सरमाएदारी का। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। भगत सिंह लौट के आ, पुकारे देश तेरा। नमस्कार।